मैं मोहम्मद मतीन, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेक्चर ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में क्या पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, ग्लोब यानी पृथ्वी के काल्पनिक नमूने के बारे में, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, ग्लोब। दोस्तों ग्लोब, उसके पहले हम कुछ नाम लेना चाह रहे हैं जिन्होंने रिप्लाई किया पिछले प्रश्न का जो उत्तर दिए। उनका नाम है एहतशाम शाह, गुंजा मिश्रा जी, अली जी हैं, और दीपक गुप्ता जी हैं, रंजीत कुमार गौंड जी हैं, सचिन पांडे जी हैं, यासिन साहब हैं, और प्रज्ञा राज जी हैं, अनुराधा जायसवाल जी हैं। इतने लोगों ने रिप्लाई किया। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग रिप्लाई किया यानी आप लोग पूरे वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों इसी तरीके देखते रहिएगा। अगला प्रश्न जो मैं करूँगा वो बीच में करूँगा। आइए उसके बाद हम चर्चा करते हैं दोस्तों ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। क्या है? अब मेरे बातों को आप लिखते जाइए। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। हमको ये अंदाज, अच्छा ग्लोब जैसे हमने बनाया तो आपको हमको लगा ना, किसी को भी दिखाएंगे कहेंगे कि यार ग्लोब है तो समझ जाएगा यानी पृथ्वी क्या है, गोल है। हम ये कहेंगे पृथ्वी है तो क्या कहेगा वो, यार इसका मतलब पृथ्वी गोल है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल गोल है, तब वो समझ जाएगा। एक बच्चे को भी दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि यानी कि पृथ्वी हमारी गोल है। अब बात करते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब है पृथ्वी का काल्पनिक नमूना। इस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई है। दो प्रकार की रेखाएं खींची गई है। कौन कौन सी हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर रेखा को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। लेकिन आज फिर हमको विधिवत पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछता है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है। कैसे पूछता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात, पहले हम चलते हैं स्टार्टिंग से। आपको बताना होगा कि पहले अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, या मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ। तो उसके पहले अभी जानिए कि इसको क्या बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसके क्या बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं पूर्वी भाग, इसको क्या बोलते हैं पश्चिमी भाग। ठीक दोस्तों, ये पश्चिमी भाग है। अब दोस्तों जब पश्चिमी भाग है तो अब इसे समझिएगा कि पहले जब हम अक्षांश रेखा की परिभाषा देते थे, क्या बताते थे कि पड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ऐसे ही। लेकिन नहीं, अब हमको ऐसा नहीं बताना। अब बताना ये है कि पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, है ना दोस्तों। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा। इसको हम लिख देते हैं पहले, 0 अंश अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा। दोस्तों इसी 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं भूमध्य रेखा? क्योंकि ये भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य में खींची गई काल्पनिक रेखा है। तो ये इससे प्रश्न ये पूछता है कि पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? भूमध्य रेखा, है ना दोस्तों, भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा का एक अन्य नाम और भी मिलता है जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आ गया यहाँ तक। इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर खींची गई कुछ देशों के, यानी भूमध्य रेखा से होने वाले कुछ देशों के नाम, या उन देशों के नाम जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। लिखिएगा, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, गैबन, केन्या, नौरू, किरिबाती, युगांडा, कांगो, बोर्नियो यानी इतने देश स्थित है, यानी इतने देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है।
ठीक है दोस्तों, इन देशों के नाम नोट कर लीजिए, जरूर याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। किसे बोलते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। दोस्तों ऐसे समझिएगा, 23.5 अंश, इसका अक्षांश क्या है? 23.5 अंश। कैसे है देखिए, 23.5 अंश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी ये 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। यानी इसको परिभाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई, भूमध्य रेखा के उत्तर में खींची गई 23.5 अंश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित कुछ देशों के नाम। उन देशों के नाम लिखिएगा। उन देशों में आप पता हो गया होगा कि उन देशों में हमारा भारत भी है, तो नाम लिखिएगा। भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, चीन, जापान, मॉरिटानिया, वियतनाम, अरब, माली, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, हांगकांग, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, पाकिस्तान। दोस्तों इतने देश हैं। कौन कौन से? भारत है, बांग्लादेश, मैक्सिको, चीन, जापान, मॉरिटानिया, वियतनाम, अरब, माली, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, हांगकांग, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान और पाकिस्तान। दोस्तों इतने देश हो गए किस पे? कर्क रेखा पर स्थित हैं। दोस्तों कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम लिखिए दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। दोस्तों ये 8 राज्य जो हैं ये कर्क रेखा इस पर इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा किसे कहते हैं? यानी जैसे हमने कहा कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। उसी तरीके से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों जितना नाम लिखवा रहे हैं उसको पॉज करके उसको नोट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं बाद में आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग हमें इसका फेयर दिखाइए, तो आप लोग को दिखाना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिएगा 23.5 अंश है दक्षिण दिशा में, इसलिए दक्षिण अक्षांश हो गया। अब क्या नाम दिया हमने इसको? मकर रेखा। मकर रेखा। अब दोस्तों मकर रेखा, ये रेखा जो है इस पर कुछ देशों से होकर गुजरती है। तो उन देशों के नाम लिखिएगा दोस्तों। मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पोलिनेशिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, पराग्वे।
दोस्तों इन देशों के नाम नोट कर लिए आप लोग, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पोलिनेशिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील और पराग्वे। दोस्तों ये सब देश कहाँ पे स्थित है? मकर रेखा पर स्थित है, यानी इन देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसको नोट करिएगा, भूलिएगा नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कुल, देखिए दोस्तों, अब जैसे ये अक्षांश रेखा हो गया तो ये सब मेन अक्षांश रेखा होगा जिसके बारे में पूछता है। एक अक्षांश रेखा का नाम और नोट करिएगा, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्कटिक रेखा। और वही 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, अब हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि कितने अक्षांश रेखा, कुल टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में कुल 90 अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में कुल कितने अक्षांश रेखा है? 90 अक्षांश रेखा है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 90 अक्षांश रेखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या बताएंगे? 90 उत्तर में अक्षांश रेखा है, 90 दक्षिण में अक्षांश रेखा है, टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 180, मगर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी कभी एग्जामिनर पूछेगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप ये स्ट्रेटजी मत इस्तेमाल करिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 90, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। नहीं दोस्तों, भूमध्य रेखा भी तो एक अक्षांश रेखा है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। अगर 181 ऑप्शन में नहीं दिया है तो 180, अगर 180 भी ऑप्शन में नहीं दिया तो 179 का आप टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लॉजिक वाइज सही आता है। कैसे, मैं बताता हूं दोस्तों। मैंने कहा ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में 90 अक्षांश रेखा, इसके दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? तो टोटल आप कहेंगे 180। लेकिन दोस्तों भूमध्य रेखा, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे आगे 2 लड़के या मेरे आगे 2 टीचर, मेरे पीछे 2 टीचर, तो टोटल टीचरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों 2 आगे 2 पीछे, आई एम ऑल्सो टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, तो क्या हो जाएगा? 5 टीचर। उसी तरीके से 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में, 1 मिड में यानी मीडियम में, तो क्या हो जाएगा? 181। लेकिन दोस्तों अगर 181 ऑप्शन में नहीं है तो 180 टिक मार्क करेंगे। और कभी कभी 180 भी नहीं होता, 181 भी नहीं होता, तो 179, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जब ये अक्षांश रेखा धीरे धीरे ध्रुवों पर आते आते छोटी हो जाती है तो एक जगह केंद्र बना लेती है, वो रेखा एक केंद्र बन जाती है। तो जिसको हम उसको रेखा नहीं मानते हैं, उसको हम बिंदु मानते हैं। इसलिए कभी कभी किसी किताब में देखा होगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 देता है, लेकिन उसमें परिभाषित किया रहता है कि दोस्तों अगर ध्यान रखिएगा कि कहीं भी 181 भी रहेगा वो भी सही है, 179 भी रहेगा वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों नहीं 180 भी है तो वो भी सही हो सकता है। बात को नोट करिए दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। ये ऐसे एग्जामिनर आपको फेस कराता है, आपके स्ट्रेटजी को देखता है, आपके एप्टीट्यूड को देखता है कि क्या लड़का निशान लगा सकता है। अब दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अब बात करते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है। तो 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर दूरी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे जाएंगे तो 111 किलोमीटर, इस अक्षांश से यहाँ तक जाएंगे तो 111 किलोमीटर। यानी कि आप कहीं भी जाइए, 2 अक्षांशों के मध्य आपको 111 किलोमीटर का अंतर मिलेगा। 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अब बात समझना है कि यानी 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी है। दोस्तों अब इसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी होगी? तो उसका नाम दिया रहता है भूमध्य रेखा। अब देखिए ना, ये सबसे छोटी रेखा हो गई, ये सबसे बड़ी रेखा हो गई। तो सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा कहाँ पाई जाएगी? ये नहीं पूछता कौन सी, ये पूछता कहाँ पाई जाएगी। सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा कहाँ पाई जाएगी? कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? ध्रुवों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव को ले लीजिए चाहे दक्षिण ध्रुव को ले लीजिए। तो सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा कहाँ पाई जाएगी? ध्रुवों पर। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों खींची गई ये लाइन, क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं है। आपको ये लगता होगा सर पढ़ा क्यों रहे हैं, फालतू का चीज़ है ये। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब कभी आप सुने होंगे कि यार फला जगह बारिश होने वाली है, पहले से अनुमान लगाया जाता है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने पहले से ही अनुमान लगा लिया। जैसे हमारे यहाँ भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में,
ठीक है ना। वो पहले अनुमान लगा के बता देता है कि 3 दिन बाद जो है बहुत झमाझम बारिश होने वाली है, और उसका बल्कि एवरेज भी निकाल के बता देता है कि इतने सेंटीमीटर तक वर्षा होने के आसार हैं, या बता देता है कि बादल देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, उत्तराखंड में बादल फटने के भी चांसेस हैं, बिजली कड़कने के चांसेस है। ये कौन बताता है? ये सब निर्धारित किया जाता है अक्षांश रेखाओं से ही। यानी ये सब निर्धारण किससे किया जाता है? अक्षांश रेखाओं से। तो दोस्तों बातों को याद रखिएगा, अक्षांश रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देशांतर रेखा, अभी मैंने देशांतर रेखा की बात ही नहीं की है, अब देशांतर रेखा की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। देशांतर रेखा, अब बात अगर अक्षांश रेखा की होगी तो एक बार बात समझ लीजिए कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। वही सब पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को उत्तर में 23.5 अंश अक्षांशी रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और उसी भूमध्य रेखा पर स्थित कुछ देशों के नाम है कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, गायबन, केन्या, नौरू, किरिबाती, युगांडा, कांगो, बोर्नियो, गणराज्य। ये है भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा की बात करें दोस्तों तो भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको, लाल सागर, चीन, जापान, मरीतानिया, वियतनाम, अरब, माली, मिस्र, अल्जीरिया, नाइजर, हांगकांग, म्यांमार, ताइवान, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान और पाकिस्तान। ये सब देश है कहाँ पर? कर्क रेखा पर। मकर रेखा की बात कर लेते हैं। मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पोलिनेशिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, प्रागवे। एक चीज़ और याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी कभी, क्योंकि हमारे देश के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इतने देश। अब दोस्तों मैंने ये बताया कि 2 अक्षांशों के मध्य 11 किलोमीटर का अंतर होता है। सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। सबसे छोटी अक्षांशी रेखा कौन सी होती है? सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा भूमध्य रेखा। सबसे छोटी अक्षांशी रेखा कहाँ पाई जाती है उसकी बात करेगा तो कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर। अब बात करते हैं देशांतर की बात। दोस्तों देशांतर से ही आपको समझ में आता होगा कि देशांतर यानी देशों में अंतर। तो इसका मतलब ये क्या निकाल रहा है? समय। देशांतर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? समय। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए देशांतर रेखा की कि 2 ध्रुवों को मिलाने वाली, 2 ध्रुवों, ध्रुव मतलब होता है ऊपर का बिंदु, नीचे का बिंदु जो होता है वो ध्रुव करता है, लास्ट छोर, उसको बोलते हैं ध्रुव। 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। कैसे? देखिए मैं दिखा रहा हूँ। 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको नोट करते जाइए। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं तो खाली फिगर बना रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको। अब देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, ये देशांतर रेखा। अब दोस्तों याद रखिएगा, इससे ग्रेट लाइन रेखा भी कहते हैं, महान विभाजक, ग्रेट डिवाइडिंग लाइन भी कहा जाता है, महान विभाजक रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये सारी रेखाएं 180 देशांतर यानी 180 डिग्री पर ही हैं। देखिए दोस्तों ये क्या हो गया? मेरा ग्लोब बन गया। अब बात समझिएगा, इन सभी रेखाओं के बारे में विधिवत वर्णन करने जा रहा हूं दोस्तों। अब देखिए इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। किसको बोलते हैं? यानी कि 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। अब याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे मैंने बताया कि 2 ध्रुवों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन अब जब बात करेगा कि 2 देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी, ये मत सोचिएगा क्रमागत दूरी, वो तो सिर्फ अक्षांश रेखा में था। प्रश्नों को ध्यान रखिए, इसी में कंफ्यूजन होता है। 2 देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर, और वहां पे क्या था? 111 किलोमीटर। इन बातों को याद रखिएगा। तो 2 देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तथा न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 0। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में आके मिल जा रही है। देखिए ऐसे ऐसे आके मिल रही है, ठीक है ना, ऐसे आके मिल जा रही है, यानी वहां पर 0, यहाँ पे 0, जैसे ही बढ़ती चली जा रही है, फैलता जा रहा है, लेकिन जब हमारे छोर पर आ रहा है तो बिल्कुल मिल जा रही है ना। तो यानी कि 2 देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 0, अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात देखिएगा, ये हो गया हमारा देशांतर रेखा। अब एक चीज याद रखिएगा, सभी देशांतर रेखा को हम महान विभाजक रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 180 डिग्री पर ही स्थित है। ये कितने पर? 180 डिग्री पर ही स्थित है। क्योंकि आप कोई गेंद को लीजिए, उसको आधे से काट दीजिए, तो 180 डिग्री आपने काट दिया, 360 का तो वो था, क्योंकि गोला जो होता है वो 360 का होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बताते हैं कि भारत, सबसे पहले आप ये जानिएगा कि 2 देशांतरों के मध्य जो समय का अंतर होता है वो है 4 मिनट का अंतर। 2 देशांतरों के मध्य समय का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है, और ये होता है, इसको बोलते हैं
ग्रीनविच लाइन यानी ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंग्लैंड का एक जगह है लंदन, लंदन का एक जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर गुजरती है ये लाइन, इस वजह से इसका नाम ही पड़ गया ग्रीनविच रेखा। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं, अब ये भी याद रखिएगा कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। और किसी गोले का जो मान होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। डिग्री में अगर माना जाता है तो कितना मानते हैं? जैसे मैं ये हूं, देखो मैं घूम गया तो कितना घुमा? 360 डिग्री। मैं कितना घुमा? 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब हमारी पृथ्वी 1 डिग्री यानी 1 देशांतर घूमती है तब कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। कितना मिनट? 4 मिनट का समय लेती है हमारी पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है। यानी 1 डिग्री कहे चाहे 1 देशांतर कहे तो कितना घूमती है? 4 मिनट का समय। अब ध्यान दीजिएगा, जब 4 मिनट घूमती है तो हमारी पृथ्वी का टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। तो हमारी पृथ्वी जब पूरी घूमती है, एक बार पूरा राउंडिंग करती है, रोटेशन करती है, तो कितना घूमेगी? 360 गुणे 4, है ना। तो 4 में 0, अब ये पता लगाना हो कि कितने मिनट में कितने घंटे में घूमती है। तो बात देखिएगा, 4 में 0 का गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, यानी 1440 मिनट। यानी कि इससे ये पता चला कि हमारी पृथ्वी 1440 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेती है, एक राउंड पूरा कर लेती है। अब इसको हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए ये 60 है, ये आ जाएगा 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे में ये घूर्णन करती है। आपको भी पता होगा 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक बार घूमती है, तभी रात दिन होता है। अब ये बात आप हमेशा याद रखिए क्या कि 2 देशांतरों के मध्य समय का जो अंतर होता है वो 4 मिनट। इसी से आप देशों का अंतर निकाल लेंगे कि अगर हमारे यहाँ 5 बज रहा है तो लंदन में कितना बजेगा, अगर हमारे यहाँ 10 बज रहा है तो सऊदी अरब में कितना बजेगा, अगर हमारे यहाँ 12 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बजेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। अब देखिए, जैसे भारत का जो मानक समय रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय जो है वो कितना है? 82.5 अंश। अब ऐसे मान लीजिए भारत है, कितना है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये है क्या है? हमारे देश का मानक समय रेखा। अब ये देखिए, अब जब भी आप अंदाजा लगाइए, पहले ये कहिए कि अगर मान लिया यहां पर हमारी पृथ्वी, ये 82.5 अंश कहाँ से लिया जा रहा है? यहाँ से, यानी 0 अंश अक्षांश रेखा के अगर यहाँ देखा जाए तो ये कितने पे स्थित है? 82.5 अंश। मान लिया हमारे भारत का ये वाला मानक समय 82.5 अंश है, ऐसे मानिए 82.5 में आ रहा तो ऐसे मानिएगा। अब ये बताना हो कि लंदन से भारत के बीच की समय कितना है, दोनों यानी लंदन और भारत के मध्य समय का अंतर कितना है, तो कैसे बताएंगे? 82.5 अंश को 82.5 अंश में हम क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए दोस्तों कितना आ रहा है? 330 मिनट, है ना, 330 मिनट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 330 मिनट का अंतर है भारत और इंग्लैंड यानी लंदन के बीच में। 330 मिनट का अंतर है कहाँ पर? लंदन और भारत के बीच में, या इंग्लैंड और भारत के बीच में, ऐसे अंदाजा लगाइएगा। तो दोस्तों इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो 4 मिनट का अंतर है वो निर्धारित करता है समय का। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कौन से देश में कितना बज रहा है तो इस देश में कितना बजेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। प्रश्न ये पूछता है कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में या लंदन के बीच में समय का कितना अंतर होता है, तो कितना अंतर होता है? 5.5 घंटे का। या ग्रीनविच से भारत का कितना समय का अंतर होता है, कितना देशांतर है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है ना। जब पश्चिमी पूछेगा तो पश्चिमी के लिए क्या करेंगे? उससे भी 4 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अगर पूछेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में, जैसे एक एग्जांपल दोस्तों, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप समझिए, अगर ये कहा जाए कि भारत अमेरिका जो है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो उसको देखिए 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो 90 गुणे 4 यानी 9 चौक 36, 360 मिनट। यानी कि देशांतर से यहाँ पे समय का जो अंतर है 360 मिनट का अंतर है। अब इसको जब हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा? 6 घंटे का। यानी कि भारत जो है लंदन से 5 घंटा पहले, यानी हमारे यहाँ सुबह 5 बजे सूरज निकलेगा तो यहाँ पे निकलता है 10:30 बजे, लेकिन वहाँ भी जो सुबह होता है वो 5:30 ही बजे होगा, ऐसा समझिएगा। लेकिन हमारे यहाँ अगर 5 बजे सुबह हो रहा है तो अमेरिका में कितने बजे सुबह होगा, उसके अंदाज ऐसे लगाइएगा कि 5.5 घंटा ये, 5.5 घंटा ये और 6 घंटा ये, यानी 11 घंटा 30 मिनट।
यानी दोनों के बीच में समय का अंतर निकाल लीजिए, वही वहाँ का समय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग 10 बजे सो के उठते हैं तो कहेंगे अरे यार सूरज निकल रहा, नहीं, वहाँ का भी सुबह होगा, वहाँ का भी सुबह 5:30 ही होगा। इसीलिए इसका मान्य है किसका, ग्रीनविच रेखा का, और ये जितनी भी रेखाएं हैं उसको बोलते हैं महान विभाजक रेखा। इन्हीं सब रेखाओं को 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका ग्लोब का फुल कंसेप्ट, यानी कैसे ग्लोब बनाया जाता है और कैसे ग्लोब का निर्धारण किया गया, कैसे ग्लोब के बारे में हमने वर्णन किया है। हमारा भारत कहाँ स्थित है, 82.5 पूर्वी देशांतर में स्थित है। और देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में हमने विधिवत वर्णन किया है। अब आगे जो हम प्रश्न करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। प्रश्न है, ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है। एक प्रश्न और इसमें ले लीजिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तथा किस महाद्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तथा किस महाद्वीप में है। सब लोग इसका रिप्लाई करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।